रात को रोहन की आंखें जैसे ही खुलती है वो देखता है प्रीति रूम से गायब थी। रोहन सोचता है इतनी रात को प्रीति कहाँ जा सकती है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद रोहन की नज़र खिड़की के बाहर जमीन पर पड़ती है जिस पर उसे किसी की परछाई दिखती है। वो डर जाता है और सोचता है इतनी रात को कौन है जो छत पे चल रहा है। वो जैसे ही रूम से बाहर निकल के ऊपर की तरफ देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं प्रीति ही थी। और प्रीति जहाँ चल रही थी वो छत के बिल्कुल एज पे था और वहाँ तक पहुँचने के लिए ना ही कोई सीढ़ी थी और ना ही कोई रास्ता। रोहन अब समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तो वो जैसे ही प्रीति को आवाज़ लगाता है प्रीति रोहन की तरफ देखती है और जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से कूद पड़ती है। पता है आपके बहुत सारे सवाल होंगे लाइक प्रीति कौन थी, रोहन कौन था, प्रीति के साथ क्या हुआ एंड ऑल दैट, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं। और अगर जवाब जानना है तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रोहन और प्रीति के साथ साथ एक ऐसे हॉन्टेड होटल की है जो आज तक श्रापित है और इसका खामियाजा वहाँ आए लोगों को भुगतना पड़ता है। और अगर आपको भी घूमने फिरने का शौक़ है या फिर होटल्स में स्टे करते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट टाइम से आप कोई भी होटल में स्टे करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचोगे। और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मेरे इस लास्ट वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया। हालांकि व्यूज़ तो उतना नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत है। सो ऐसे ही प्यार देते रहो फ्रेंड्स ताकि मैं आपके लिए और नई नई हॉरर रियल वीडियो ला सकूं। एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। और ऐसे ही हॉरर, क्रीपी और थ्रिलर्स वीडियोस के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस खौफनाक वीडियो को। बात है 2014 जून का महीना जब प्रीति की नई नई जॉब लगी थी सॉफ्टवेयर कंपनी में जो कि गुड़गांव में था। उस वक्त प्रीति दिल्ली से गुड़गांव अप डाउन करती थी क्योंकि प्रीति का घर दिल्ली में था जहां उसकी जॉइंट फैमिली रहती थी। उसकी फैमिली में कुल 8 लोग थे। प्रीति, उसका भाई, उसके मम्मी पापा, उसके चाचा चाची और उनका एक बेटा और घर के सबसे बड़ी बुजुर्ग दादी। उनका जो घर था वो 2 स्टोरी बिल्डिंग था। फर्स्ट फ्लोर पे चाचा चाची उनका बेटा रहता था और ग्राउंड फ्लोर पे पापा मम्मी, प्रीति, उसका भाई और दादी जो थी कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से। उनका एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम भी था जो कि उसके पापा और उसके चाचा देखा करते थे। सरल भाषा में कहे तो उनकी एक अपर क्लास फैमिली थी। और प्रीति की जब जॉब लगी थी तो सबसे पहले उसके पापा और चाचा ही थे जो टेंशन में थे कि प्रीति दिल्ली से गुड़गांव अप डाउन कैसे करेगी। लेकिन प्रीति के मनाने पर दोनों फिर मान गए। ऑफिस की शुरुआती दिनों में प्रीति काफ़ी ज़्यादा शांत रहती थी, ना किसी से ज़्यादा बातचीत, ना मिलना जुलना, सिर्फ अपने कामों में ध्यान देना। हालांकि ऐसा तो सभी के साथ होता है, जब कोई भी नए जगह नए लोगों के साथ मिलता है तो यही हाल होता है। तो प्रीति को अब इस ऑफिस में काम करते हुए 3 महीने हो चुके थे लेकिन अब भी प्रीति किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, ना ही ज़्यादा मिलती जुलती थी सिवाय एक के, और वो था उसका सीनियर रोहन जो कि दोनों काफ़ी टाइम से एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। इसीलिए प्रोजेक्ट के सिलसिले में दोनों में बातचीत हो जाया करती थी। और इस बीच रोहन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लकी फील करता था क्योंकि प्रीति सिर्फ उसी से बात करती थी। अब रोहन हमेशा प्रीति से बात करने का बहाना ढूंढने लगा। जब भी मौका मिले किसी न किसी काम से रिलेटेड प्रीति से बात कर लेता था। हालांकि प्रीति से तो सब बात करना चाहते थे क्योंकि प्रीति सुंदर भी बहुत थी। देखते देखते दिसंबर लास्ट आ चुका था और वो लोग जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे वो भी कंप्लीट हो चुका था। अब उनकी कंपनी 10 दिन के लिए क्लोज होने वाली थी क्योंकि उनकी MNC कंपनी थी। और आप सभी को पता होगा कि MNC कंपनी दिसंबर 22-23 से एक लंबी छुट्टी दे देती है डायरेक्ट जाके जनवरी 2 या 3 तारीख तक। अब इतने दिन छुट्टी में सब प्लान बना रहे थे कौन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। इसी बीच एक बंदा था जिसका मुंह लटका हुआ था और वो था रोहन का, क्योंकि रोहन का ये बात सता रही थी कि वो 10 दिन अभी प्रीति के बिना कैसे रहेगा। छुट्टी के दौरान रोहन कई बार प्रीति से बात करना चाहा लेकिन वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। और फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका रोहन बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और वो था 1 जनवरी 2015 न्यू ईयर। रोहन को आखिरकार फिर से एक बहाना मिल गया था प्रीति से बात करने का। सो उसने प्रीति को कॉल लगा और सबसे पहले तो न्यू ईयर की विशेष दी। और कुछ देर बाद होने के बाद फाइनली रोहन प्रीति को प्रपोज कर देता है क्योंकि रोहन को पता था कि वो फेस टू फेस कभी प्रीति से बोल नहीं पाएगा। जिसे सुनने के बाद प्रीति सिर्फ उसे इतनी कहती है कि 2 दिन बाद ऑफिस में मिलते हैं। ये सुनकर रोहन काफ़ी डर गया था, ये सोचकर कि प्रीति कहीं सबके सामने उसे तमाचा न जड़ दे।
और फिर 3 जनवरी को प्रीति जब रोहन से मिलती है तो रोहन काफ़ी डरा हुआ रहता है, ये सोच के कि प्रीति पता नहीं क्या करेगी। तभी उसी वक्त प्रीति अपना फ़ोन निकाल के रोहन को सिर्फ एक मैसेज करती है जिसमें लिखा हुआ रहता है आई लव यू टू। ये देखने के बाद रोहन के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पता नहीं उसे क्या होता है, वो खुशी से चिल्ला उठता है जिससे ऑफिस के सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। फिर क्या था, दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातें होने लगी जिससे ये पता चलता है कि प्रीति भी शुरू से रोहन को लाइक कर रही थी। सब कुछ सही चल रहा था, दोनों भी एक दूसरे को डेटिंग करते हुए 10 महीने हो चुके थे और अभी तो ऑफिस के लोगों को भी ये सब पता चल चुका था। और अगर पता नहीं था तो वो था इन दोनों के घर में, इसीलिए दोनों प्लान के अकॉर्डिंग अपने अपने घरों में बताते हैं। रोहन के घर वाले तो मान जाते हैं, लेकिन प्रीति के घर में मानो जैसे उस दिन कोई जंग छिड़ गया हो। बहुत हंगामा होता है लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं। प्रीति को पता था कि अगर उसकी बात पे अगर कोई एग्री करेगा तो वो है उसकी चाची, तो प्रीति लग गई चाची को मनाने में और चाचा अपने भैया को प्रीति के पापा को। तो फाइनली सब मान गए। अब तो बस लड़के वाले को घर आने की देरी थी। रोहन भी अपने मम्मी पापा, दादा दादी और छोटी बहन के साथ प्रीति के घर पहुंचता है जहां दोनों फैमिली में बातचीत होती है और दिसंबर में शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। फाइनली रोहन और प्रीति शादी के बंधन में जुड़ चुके थे और परिवार वाले भी काफ़ी खुश रहते हैं। शादी के सारे नियम हो चुके थे और उनकी शादी को भी 10 दिन हो चुके थे। सिर्फ एक नियम बाकी था और वो था हनीमून का। तो ये दोनों लग गए डिसाइड करने में कि कहाँ जाना चाहिए। काफ़ी सर्च करने के बाद लास्ट में एक जगह ऐसी थी जो दोनों को बहुत पसंद आती और वो था मसूरी, क्योंकि दोनों को शुरू से हिल स्टेशन घूमने का बहुत शौक था। तो ये लोग एक हफ्ते की ट्रिप के लिए निकल लेते मसूरी के लिए, जहाँ इनकी पहले से होटल बुक थी और वो थी मसूरी की सबसे बड़ी और फेमस होटल द सेवॉय, जहाँ की लग्जरियस रूम और इनकी बुरी किस्मत दोनों इनका इंतजार कर रही थी। फर्स्ट डे जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो लगभग शाम हो चुकी रहती है और दोनों भी काफ़ी ज़्यादा थक गए रहते हैं, इसलिए ये लोग कहीं घूमने नहीं जाते उस दिन। सेकेंड डे ये लोग वहाँ की बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं और ये सब करते करते शाम हो जाती है और उनके होटल पहुँचते पहुँचते लगभग 8 बज गए होते हैं। जब ये लोग होटल पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो होटल काफ़ी सालों से बंद पड़ा हो। ना कोई इंसान और ना ही कोई जानवर, कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा। और पहाड़ों से वीरान उस होटल को रात को देखते समय और भी डर लग रहा था। जब ये लोग होटल के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ का गार्ड इन पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि शाम के वक्त ज़्यादा देर रूम से बाहर नहीं रहिएगा। जब रोहन और प्रीति कारण पूछते हैं तो वहाँ का गार्ड जंगली जानवर का बहाना बना के बात को टाल देता है। फिर ये लोग रूम चले जाते हैं और उसके बाद डिनर करते करते रात के 10 बज जाते हैं, जिसके बाद प्रीति सोने को चल जाती है और रोहन टीवी देखने लग जाता है, क्योंकि रोहन प्रीति के सोने का वेट कर रहा था ताकि वो स्मोकिंग कर सके और यही एक आदत थी जो उसने प्रीति से छुपा रखी थी। इधर रोहन प्रीति का सोने का वेट कर रहा था और वेट करते करते खुद रोहन भी सो जाता है। फिर रात को जब अचानक रोहन की नींद खुलती है तो 12:30 बज रहे होते हैं। फिर भी रोहन चुपचाप उठ के बालकनी में चला जाता है स्मोकिंग करने के लिए। वो जब स्मोकिंग कर रहा होता है तभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज़ आती है। रोहन सोचता है इतनी रात को कौन रो रहा है। जब उस आवाज़ को वो ध्यान से सुनने की कोशिश करता है तो आवाज़ अचानक से बंद हो जाती है। तो रोहन को लगता है कि पहाड़ों की वजह से हवाएं जो चल रही उसकी वजह से उसे ऐसे सुनाई दे रहा है। फिर से रोहन स्मोकिंग करने लग जाता है। अब की बार फिर से उस औरत की रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर रोहन थोड़ा डर जाता है और डर के साथ साथ उस औरत की आवाज़ भी जोर होते जा रही थी। तभी रोहन फटाक से सिगरेट को फेंकता है और अपने रूम के अंदर आ जाता है। अब रोहन अंदर से काफ़ी ज़्यादा डर गया रहता है और वो वॉशरूम जाके फ्रेश होकर तुरंत सोने के लिए चला आता है। नेक्स्ट डे जब होती है तो पिछली रात वाली कुछ भी बातें वो प्रीति को बताता ही नहीं है और आज भी पिछले दिन जैसा वो लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और शाम को जल्दी वापस आ जाते हैं। फिर से जब रात होती है, डिनर के बाद प्रीति सो जाती है और रोहन इस बार बालकनी में नहीं जाकर बाथरूम में ही स्मोकिंग कर लेता है और आके सो जाता है। जब आधी रात में प्रीति की आंख खुलती है तो वो देखती है कि घड़ी में 2 बज रहे होते हैं और उसे किसी की रोने की आवाज़ें सुनाई देती है और ये आवाज़ कहीं और से नहीं, रूम में जो कर्टन्स थी उसके पीछे से आ रही थी। प्रीति सोचती है कर्टन्स के पीछे कौन रो रहा है,
जिससे प्रीति को थोड़ा अजीब लगता है और वो बेड से ही आवाज़ लगाती है कि कौन है करके। लेकिन वो जो कोई भी था वो अब भी रोए जा रहा था। तो प्रीति फिर बेड से उठ के कर्टेन्स के पास जाती है और जैसे ही कर्टेन्स हटाती है तो वहाँ कोई नहीं रहता है। ये देख के प्रीति एकदम से डर जाती है और उसकी धड़कनें तेज हो जाती है और वो डर के मारे रोहन को उठाने जा रही होती है कि उसकी नज़र खिड़की पे पड़ती है जो उनकी सिरहाने के ऊपर था। प्रीति देखती है कि सामने वाली रूम के छत पे एक लेडी है जिसने वाइट ड्रेस पहना हुआ है और वो उस छत पे चल रही होती है। प्रीति को पता नहीं क्या होता, वो उसी को देखते रह जाती है। काफ़ी देर बाद जब रोहन की आंखें खुलती है तो वो देखता है प्रीति बेड में नहीं बल्कि उसके सामने खड़ी है और खिड़की के बाहर देखे जा रही थी। तो रोहन उसे आवाज़ लगाता है जिससे प्रीति कोई रेस्पॉन्ड नहीं देती। उसके बाद रोहन खड़े होकर जैसे ही प्रीति को हिलाता है तो प्रीति बेहोश होकर गिरने लगती, जिससे रोहन उसे उठाकर बेड पे लेटा देता है और उस पर पानी छिड़कता है। फिर प्रीति को जब होश आता है तो रोहन उससे पूछता है कि तुम खिड़की के पास खड़ी होकर क्या कर रही थी। तो प्रीति उससे चौंकाने वाली बात कहती है। वो कहती है कि मैं कब खिड़की के पास गई और तुम मुझे पानी छिड़क के क्यों उठा रहे हो, मुझे सोने दो। ये सुन रोहन घबरा जाता है और प्रीति से बिना कुछ सवाल के अपने बेड पे आके लेट जाता है और उसकी तरफ देखते रहता है। और थोड़ी देर बाद रोहन भी सो जाता है। दूसरे दिन सुबह प्रीति का सर बहुत दर्द करते रहता है, इसलिए वो लोग उस दिन कहीं घूमने नहीं जाते और होटल में ही टाइम स्पेंड करने का सोचते हैं। रोहन सुबह भी प्रीति से कुछ नहीं पूछता है और ना ही प्रीति कल के बारे कोई जिक्र करती है। दोपहर में लंच के बाद रोहन होटल के ही आसपास कहीं टहलने निकल जाता है और प्रीति रूम में ही आराम करती है। अंधेरा होने से पहले रोहन होटल आ जाता है और फिर दोनों में बातचीत होते रहती है और देखते देखते रात भी हो जाती है और उनका डिनर भी आ जाता है। और फिर हमेशा की तरह प्रीति डिनर करके सोने चले जाती है और रोहन प्रीति के सोने का वेट। और फिर रोहन भी रात को स्मोकिंग करने के बाद सोने चला जाता है। अब ठीक रात के 2-2:30 बज रहे होते हैं और रोहन करवट बदलते वक्त जस्ट थोड़ी सी अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है प्रीति बेड पे थी नहीं, वो रूम पे ही नहीं थी, वो गायब थी। रोहन अब डर जाता है ये सोच के कि कल रात को वो खिड़की के सामने खड़ी थी और अब वो कहाँ गायब हो गई। ये सोचते ही वो खिड़की की तरफ देखता है जहाँ उसे ज़मीन पर किसी की परछाई दिखती है, जिसे देखकर रोहन की धड़कनें तेज हो जाती है और वो सोचता है इतनी रात को छत पे कौन चल रहा है। वो जैसे ही बाहर दौड़ कर जाता है और ऊपर की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ऊपर कोई और नहीं प्रीति ही रहती है और उसके फेस में कटे निशान रहते हैं। और ताजुब की बात तो ये थी कि वो जिस जगह पे चल रही थी वो छत के एज पॉइंट था और वहाँ तक पहुँचने के लिए ना ही कोई सीढ़ी थी और ना ही कोई रास्ता। तो प्रीति वहाँ तक पहुँची कैसा? अब रोहन समझ नहीं पा रहा था क्या करे, तो इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रीति को आवाज़ लगाता है, जिससे प्रीति रोहन की तरफ देख के पहले तो हंसती है और फिर चिल्लाते हुए वहाँ से कूद पड़ती है। अगले ही दिन जब प्रीति की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में रहती है और उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया रहता है। तो वो रोहन से पूछती है मुझे क्या हुआ और मैं यहाँ कैसे पहुँची। तो रोहन बस इतना बताता है कि तुम फिसल के गिर गई थी और पिछली रात वाली कोई भी बात प्रीति से कहता नहीं। और उसके बाद ज़्यादा देर ना करते हुए वो लोग जल्द से जल्द होटल से चेकआउट करते हैं और बाय रोड वो लोग मसूरी से दिल्ली आ जाते हैं। बाद में जब रोहन उस होटल के बारे में पता लगाता है तो उसे एक ऐसा भयानक सच पता चलता है जिसे सुनकर रोहन कांप उठता है। कहते हैं 1902 में जब ये होटल बना था तो ये होटल कुछ ही महीनों में लोगों में चर्चित का कारण बन गया था, क्योंकि सवय होटल जैसा होटल आज तक किसी ने नहीं देखा था। कई सालों तक ये होटल अच्छा खासा था, आबाद था, लेकिन द सवय होटल बनने के ठीक 9 साल बाद यानी 1911 में 49 साल की स्पिरिचुअलिस्ट फ्रांसिस गार्नेट ओरमे आई, जो कि 10 साल से इंडिया में रह रही थी। दरअसल वो अपनी दोस्त एवा माउंट स्टीफन के साथ ये होटल घूमने आई थी। वो दोनों एक्चुअली कोई तंत्र मंत्र विद्या जानते थे, जैसा कि क्रिस्टल बॉल को देख के लोगों को भविष्य बताना, आत्माओं से बात करना, काला जादू और भी बहुत सारी चीज़ों में वो एक्सपर्ट थे। और इसीलिए ज़्यादातर समय वो अपने कमरों में इन सब चीज़ों को लेकर एक्सपेरिमेंट करने में बिता देते थे। लेकिन एक दिन मिस एवा माउंट स्टीफन किसी ज़रूरी काम से लखनऊ के लिए निकलती है। ठीक उसके 3 दिन तक जब लेडी और मैं रूम से बाहर नहीं निकलती है तो होटल के स्टाफ को कुछ गड़बड़ लगता है
और वो जब अंदर जाने की कोशिश करते तो अंदर से दरवाज़ा लॉक रहता है। जिसके बाद होटल स्टाफ वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाती है तो अंदर का नज़ारा देख के सबके होश उड़ जाते हैं। अंदर में सिर्फ तंत्र मंत्र और काला जादू के सामानें रहती है और एक तरफ लेडी ऑर्मे की डेड बॉडी। पुलिस जब डेड बॉडी को देखती है तो चकरा जाती है, क्योंकि डेड बॉडी पूरी तरह से अकड़ चुकी थी लेकिन अब भी ताज़ी लग रही थी, मानो जैसे किसी आइस बॉक्स पर रखी हुई हो। बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पता चला मौत हाइड्रोजन साइनाइड, जो कि एक तरह का जहर है, उसे पीने की वजह से हुई है। तो पुलिस इसे सुसाइड केस का नाम दे देती है, क्योंकि लेडी ऑर्मे के रूम से भी एक साइनाइड की बोतल बरामद की गई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि लेडी ऑर्मे की मौत उसी दिन ही हो गई थी जिस दिन मिस एवा लखनऊ के लिए निकली थी। तो पुलिस की शक की सुई मिस एवा की ओर इशारा करती है। लेकिन फिर बाद में कोर्ट को कोई सबूत नहीं मिलने पर मिस एवा को बरी करार कर दिया जाता है और लेडी ऑर्मे के केस को सुसाइड केस बताकर बंद कर दिया जाता है। लेकिन मामला यहाँ तक शांत नहीं होता है। मिस एवा को बरी करार कर देने के कुछ महीनों बाद उस डॉक्टर की भी मौत हो जाती है जिसने लेडी ऑर्मे का पोस्टमार्टम किया हुआ था, और मौत का कारण जहर बताया जाता है। इसके बाद से वहाँ के लोगों में ये डर फैल जाता है कि लेडी ऑर्मे के भूत ने ही डॉक्टर को मारा है, जिसके बाद से लोग उस होटल के नाम से डरने लगते हैं और द सबवे होटल बंद होने की कगार में आ जाती है। कुछ सालों तक तो ये होटल बंद रहती है, लेकिन फिर से धीरे धीरे इसे रीओपन किया जाता है और धीरे धीरे लोग यहाँ आने लगते हैं। इस घटना को 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन लोगों का कहना है लेडी ऑर्मे का भूत आज भी इस होटल के इर्द गिर्द घूम रही है और अपने हथियारों को ढूंढ रही है। बहुत से लोगों ने तो उसे सफ़ेद कपड़ों में देखने का दावा करते हैं, और शायद प्रीति भी उनमें से एक है जिसने लेडी ऑर्मे के भूत को देखा था। रोहन ने प्रीति को आज तक पता नहीं चलने दिया कि उस दिन प्रीति के साथ क्या हुआ था, और ना ही शायद हम कभी जान पाएंगे कि उस दिन बंद कमरे में लेडी ऑर्मे के साथ क्या हुआ था। क्या लेडी ऑर्मे सच में सुसाइड की या फिर उन्हें किसी ने मार डाला। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपके साथ भी ऐसे कोई हॉरर क्रीपी इंसिडेंट हुआ है तो आप मुझे इस मेल आईडी पे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और आगे ऐसे ही हॉरर क्रीपी थ्रिलर वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।